You are currently the only person in this conference. गुड इवनिंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं सब लोग? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। ओके, तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स करने वाले हैं। देखो, ये टॉपिक थोड़ा बच्चों को तकलीफ देता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफ होते हैं, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात होती है कभी कभी, और बच्चे जिनका ग्राफ अच्छा नहीं होता है, जिनका मैथमेटिकल इक्वेशंस पर पकड़ नहीं होता, तो फिर वो बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस भले ही ये बना लेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ग्राफ ओरिएंटेड आते हैं। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, और उसमें एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ शिफ्टिंग। तो ये बहुत ही ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जिनका मैथ्स, और मैथ्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये बात का बात है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही, इक्वेशन एंड ग्राफ। अगर जिनका थोड़ा बहुत भी अच्छा है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ का इक्वेशन कैसा होता है, अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो हम उससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हमको ग्राफ दे दिया जाए तो उससे इक्वेशन बना सकते हैं। तो और खास करके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये दो ग्राफ इस चैप्टर में बहुत ज्यादा बार आने वाले हैं। तो आज तो खैर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोग का कल एक गैप भी है, आपका टेस्ट भी है। तो अगर इस चैप्टर को हमको बहुत अच्छे से करना है, तो आप लोग एक बात, ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर भी वो सारे वीडियोस आपके बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत पहले से डाले हुए हैं, तो आपको अब इधर सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। और तो आप जाके बेसिक मैथमेटिक्स में इक्वेशन एंड ग्राफ दो वीडियोस हैं, आप उसको देख सकते हो। जो बच्चे थे उस समय क्लासेस अटेंड किए थे, वो तो खैर उन्होंने लाइव वो क्लासेस अटेंड करी हैं। जिन्होंने नहीं किया था, वो दोबारा उसको एक बार जरूर देखें कि हम ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ को कैसे, क्योंकि जब हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो हम बेसिक्स ऑफ ग्राफ के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग उसके आगे की बात करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, प्रेशर टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। इसलिए ये थोड़ा जो टॉपिक है ये तो मुझे तकलीफ देता है। और बाकी कुछ टर्म्स हैं जिनको हम थोड़ा सा मैथमेटिकल लेवल पर समझेंगे, तो हमारा जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये एक बहुत स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा।
ये चैप्टर दो जगह कैरी फॉरवर्ड होता है। एक तो केमिस्ट्री में भी बच्चे इसको पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अब बहुत बार बच्चे केमिस्ट्री वाले थर्मोडायनेमिक्स को और फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स को मर्ज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है और जो फिजिक्स में अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इन दोनों को एक साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि वो जो थर्मोडायनेमिक्स आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, और जो मैं सिखाने वाला हूं, ये दोनों अलग अलग है। बिल्कुल भी नहीं है। कुछ जगह पर हमको लगता है कि ये अलग है या ऐसा है वैसा है, लेकिन यकीन मानो ये दोनों अलग नहीं है। बट ये काम तुमको नहीं करना है, क्योंकि जो लोग दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं वो सिर्फ इस बात को समझ सकते हैं कि वहां भी जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा गया था और यहाँ जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, है दोनों एक ही, बस तरीका अलग है देखने का। एक मतलब कोई चीज है, हम लोग उसको किसी एक नजरिए से देख रहे हैं, किसी को दूसरे देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस है वो आता है। तो कभी भी आप केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स को फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से मर्ज नहीं करेंगे। जो भी आपको सिखाया जाएगा वो स्ट्रिक्टली फिजिक्स में जब भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसी को उसमें यूज करें। केमिस्ट्री में आपने जो भी सीखा है, जैसे भी सीखा है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। कभी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री में इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करनी है, और कभी भी केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को फिजिक्स में लगाने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में हम आपको जितनी चीजें सिखा रहे हैं आप उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसको यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर ट्राई कीजिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बच्चे क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं थर्मो, और फिजिक्स में अब ये बाद में पढ़ते हैं, तो दिक्कत ये होती है कि वो दोनों में कोरिलेशन दिखने लगते हैं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत अगर दिख जाए कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन उसको एक अलग चैप्टर की तरह देखो, इसको एक अलग चैप्टर की तरह देखो, और दोनों के क्वेश्चंस जब तुम करोगे उनके उनके कॉन्सेप्ट से तो बन जाएंगे। और मेन हमारा पर्पस क्या है, पीएचडी करना नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिए कि जो भी थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें हमारा पीएचडी करने का कोई इच्छा नहीं है। हमको सिर्फ हमारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, हमारा नीट निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब इंजीनियरिंग में जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं वो थर्मोडायनेमिक्स पूरे 3 सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ते हैं। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल छोटा सा पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन तरीके से कहो उतना ही पढ़ते हैं। इसलिए हमको इसमें घुसना नहीं है ज्यादा। जितना हमारा क्वेश्चन का दायरा रहता है बस उतना ही करके हमको अपने आप को साइड कर लेना है। वैसे मेडिकल में कोई भी फिजिक्स का टॉपिक बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम ये बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में और भी नहीं जाता। थर्मोडायनेमिक्स में चीजें बस ऐसे 5 क्वेश्चन, ऐसे 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल चैप्टर से अगर 15-20 क्वेश्चन निकाल दिए जाए और बस उसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे। कहीं उससे ज्यादा क्वेश्चन का बात नहीं है। लेकिन चूंकि पहली बार हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चीजों को समझ में आए, सिर्फ क्वेश्चंस का बात नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स, देखो 2 टर्म होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, और इसमें हम क्या पढ़ते हैं एग्जैक्टली वो समझने की जरूरत है। एक होता है थर्मो और एक होता है डायनेमिक्स। ये 2 वर्ड है। थर्मो का मतलब आपको पता है, ये हीट से इसका रिलेशन होता है, और डायनेमिक्स, हर्षिता बच्चे आपका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। चलिए म्यूट हो गया। सो डायनेमिक्स का मतलब होता है एक्चुअली पावर। इस पूरे चैप्टर में जो बेसिक डिस्कशन होता है वो ये होता है कि सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उसमें एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस है। अब इस गैस का एक वॉल्यूम है, इस गैस का एक टेम्परेचर है, इस गैस का एक प्रेशर है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने जब भी हीट दिया था, किसी एक बॉडी से हीट दूसरे बॉडी में जा रहा था, हीट ट्रांसफर हमने देखा। यहां पर हम वर्क एंड हीट का इंटर कन्वर्जन देखेंगे।
अगर हम सिस्टम पर वर्क करेंगे तो वो हीट में कन्वर्ट होगा, हीट वर्क में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड पावर और हीट एंड वर्क इज बेसिकली द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली होता क्या है, हीट जो है वो वर्क, मैकेनिकल वर्क या किसी भी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता है, और वर्क हमारा हीट में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से इनके बीच में इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। कुछ प्रोसेसेस होंगे जिसमें हमारा जो हीट है ये वर्क में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल वर्क में, और ये इसके लिए इंजन बने हैं, इंजन, हीट इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, इनका काम यही होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना। और वर्क से हीट में कन्वर्ट करने के लिए ये इसमें बहुत सारे डिवाइसेस है। कोई भी, जैसे मान लो हम लोग नॉर्मल कोई भी चीज को रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें हीट डेवलप होता है। तो वर्क से हीट में कन्वर्ट करने के हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं। और इंटरेस्टिंगली वर्क को 100% हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। जितना हम किसी भी सिस्टम पर वर्क करें, अगर हम चाहें तो उस पूरे के पूरे वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि हीट को कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंप्लीटली। एक बात यहां से एकदम याद रखना है, हीट कैन नेवर बी converted into work completely. On the other hand, work can be completely converted to heat. ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। इसलिए जो भी हमारे इंजन्स होते हैं उनका एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उनका एफिशिएंसी 50%, 60%, 70%, मतलब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी है। इससे ज्यादा एफिशिएंसी हो ही नहीं सकता। 100% एफिशिएंसी बोलने का मतलब हम बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हो ही नहीं सकता। लेकिन वर्क को हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी इंटर कन्वर्जन का पूरा जो फेनोमेना है इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा सिस्टम होता है, ये जो हमने गैस बनाया है, ये हमारा सिस्टम है। दिस इज आवर सिस्टम। सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि सिस्टम को हमने हीट दिया, सिस्टम से हमने हीट लिया, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। इस तरह के जो सिस्टम के बारे में बात होती है, वो सिस्टम क्या होता है? गैस है इनक्लोज्ड कंटेनर में, और एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, फ्रिक्शनलेस तरीके से, ये फ्रिक्शनलेस तरीके से मूव कर सकता है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो जनरली होता क्या है, क्योंकि गैस भी एक फ्लूइड ही है, और हमने फ्लूइड पढ़ा है, अंदर का जो गैस है वो इस पिस्टन के ऊपर इस तरह से प्रेशर एग्जर्ट करता है, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कुछ इस तरीके से इस पिस्टन पर लग रहा होगा। हो सकता है इस पिस्टन का कुछ वेट होगा, वो भी लग रहा होगा, या पिस्टन मासलेस भी हो सकता है। और इस तरीके से ये दोनों फोर्स, वेट अगर हो तो वेट भी दिखा सकते हो कि वेट ऑफ दिस पिस्टन, बहुत बार ये मासलेस पिस्टन भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट फोर्स जो है वो जीरो हो रहा है। गैस का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और mg, इन तीनों के फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब होगा क्या कि अगर हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, सपोज यहां पर नीचे बर्नर लगा दिया, तो जैसे जैसे हम हीट देंगे, इस गैस का रैंडम मोशन, काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, और वो जो फोर्स है वो वो लगाएंगे, वो जो पहले से जितना लगा रहे थे उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो हो सकता है ये पिस्टन ऊपर मूव करे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इनका टेम्परेचर ही बढ़ जाएगा।
सिमिलरली अगर इससे हम हीट निकालते हैं समहाउ, तो हो सकता है इसका प्रेशर कम हो, इसका वॉल्यूम कम हो। तो इस तरह से किसी भी सिस्टम पर हम हीट देंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। सपोज पिस्टन को हम नीचे मूव कर रहे हैं, पिस्टन को हम ऊपर मूव कर रहे हैं, तो इससे 3 टर्म्स के बारे में हम ज्यादातर इस पूरे चैप्टर में बात करते हैं। और वो 3 टर्म्स क्या क्या है? डेल्टा क्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू। ये 3 टर्म्स हमको अच्छे से समझने हैं। इनको कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं वो समझने हैं। इनका आपस में क्या कोरिलेशन है वो समझना है। और कोई भी सिस्टम में इसको कैसे देखेंगे हम लोग। डेल्टा क्यू ये होता है हमारा अमाउंट ऑफ हीट। ये हमने कैलोरीमेट्री में भी देखा था। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द सिस्टम। जो भी हमारा सिस्टम है उससे अगर हमने हीट लिया है या हीट उसको दिया है, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा क्यू से। डेल्टा यू और यू ये दोनों ही हमारे, डेल्टा यू एक्चुअली होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये टर्म केमिस्ट्री में हम लोग नहीं पढ़ते। डेल्टा यू जनरली वो टर्म हम लोग का केमिस्ट्री में नहीं होता। और इसी के साथ अगर तुम यू लिख लो, दैट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। और ये जो इंटरनल एनर्जी हमने लिखा है ये स्ट्रिक्टली काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अभी हम लोग कुछ दिन में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हैं। और हर मॉलिक्यूल का कुछ मास है और रैंडम मूवमेंट कर रहा है, तो उनके पास कुछ वेलोसिटी है। और उसके कारण उनके पास एक एनर्जी है। और सबकी एनर्जी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो जो एनर्जी बनती है उसी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और ये जो इंटरनल एनर्जी का एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी गैस अगर हमारे पास है कोई भी कंटेनर में, तो कुछ देर के लिए प्रेशर, वॉल्यूम और उस सब चीजों को भूल जाओ। अगर हम सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें, तो जिस भी टेम्परेचर पर होगा उसके पास कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। हाँ, अगर वो 0 केल्विन पर है, 0 केल्विन मतलब मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल, तब थियोरेटिकली उतना मिनिमम टेम्परेचर हम अचीव नहीं कर सकते लैब में। तो थियोरेटिकली अगर वो 0 टेम्परेचर रीच कर गया तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसका प्रेशर 0 हो जाएगा, उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी से ऊपर किसी भी टेम्परेचर पर है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मूवमेंट करेंगे। रैंडम मूवमेंट करेंगे मतलब वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो इसी काइनेटिक एनर्जी का सम हमारा इंटरनल एनर्जी होता है। और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। हम लोग देखेंगे ये सारी बातें काइनेटिक थ्योरी में के डिस्कशन में आने वाली है। और ये जो डेल्टा डब्ल्यू है ये हमारा होता है वर्क। दिस इज वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम। तो ये 3 टर्म्स हैं। इन तीनों का मतलब क्या है और इन तीनों को कैसे कैलकुलेट किया जाए। लगभग टर्म्स से हमको समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन, डेल्टा क्यू अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेशन है। और ये या तो हम सिस्टम को दे रहे हैं या हम सिस्टम से निकाल रहे हैं। तो कैलोरीमेट्री में इफ यू रिमेंबर, कैलोरीमेट्री में हमने डेल्टा क्यू का एक फॉर्मूला देखा था, दैट इज एम सी डेल्टा टी। इफ यू रिमेंबर इन कैलोरीमेट्री,
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या ये फॉर्मूला गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल है? जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर्टिकुलरली ये जो सी था, ये किसी जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, आइस का 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से जो भी हमारा हीट कैपेसिटी था, क्या वो गैसेस के लिए भी होता है वैसा कुछ? तो इंटरेस्टिंगली गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करना और सॉलिड का और लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करना, इसमें बहुत फर्क है। जब भी हम किसी और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं फॉर लेट से 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता। ये जरूर है कि तुम कहोगे सर टेम्परेचर बढ़ाने पर तो वॉल्यूम तो बढ़ता ही है, अग्रीड, लेकिन ये जो चेंज है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो उस 1 डिग्री के लिए कितना उसका वॉल्यूम का चेंज होगा, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, ये अलग बात है कि अगर 20 डिग्री 30 डिग्री से बढ़ा देंगे तो वही स्मॉल चेंज एडअप होके थोड़ा बड़ा चेंज हो जाता है और हम लोग को एक अप्रिशिएबल इंक्रीज दिखता है। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कुछ चेंज हुआ। अगर वैसा होता तो हमारा सुबह और शाम, इफ यू सी, नॉर्मली हमारा दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में कम से कम 8 से 10 डिग्री का फर्क आता है। दोपहर में जैसे अभी ठंड का टाइम है तब भी आप देखोगे 20-22 टेम्परेचर चला जाता है और रात में 17-16, कभी कभी 12-13 भी जाता है। तो यू कैन सी 10 डिग्री का तो कॉमन सा फर्क है। और अगर इस तरह से हमको अप्रिशिएबल चेंज दिखता तो कोई भी चीज, रॉड हमको या तो बड़ा या तो छोटा दिख, एकदम आराम से इजीली दिख जाता है, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में बहुत कम ऑब्जर्व करेंगे। तो सॉलिड्स में थोड़ा बहुत टेम्परेचर चेंज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गैसेस में टेम्परेचर का चेंज होना अलग अलग तरीके से हो सकता है। कभी उसका वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया और तब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कभी हमने उसका प्रेशर फिक्स कर दिया तब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। और जनरली हम गैसेस में केजी के टर्म्स में ना, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये जो सी है इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ, ये जो सी है दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही बात है। तो इसका मतलब होता है कि यूनिट मास के लिए, मतलब 1 केजी या 1 ग्राम के लिए। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जो गैसेस जनरली हमारा सिस्टम होता है और हम उसके बारे में अगर देखेंगे तो मोस्टली हमारा मोल्स में होता है। इसलिए हमारे लिए अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा अपना फॉर्म चेंज करेगा और वो फॉर्मूला अब हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा थीटा। और ये सी जो है इसको हम मोलार हीट कैपेसिटी बोलेंगे। एन हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा और डेल्टा थीटा ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर जैसे पहले था वैसा ही। तो पहले तो ये जो डेल्टा क्यू का कैलकुलेशन हमारा कैलोरीमेट्री में था और अब थर्मोडायनेमिक्स में जो होगा उसमें एक चेंज तो हमको समझ में आ गया कि भाई नंबर ऑफ मोल्स में ही चीजें हमको लेते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला में मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स आ गया और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी था वो मोलार हीट कैपेसिटी में चेंज हो गया। लेकिन एक और चेंज है और यही चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और बच्चों के लिए तकलीफदेह भी है कि जो सी हम लिख रहे हैं वाटर के लिए, आयरन के लिए, कॉपर के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन ये गैसेस में सी का वैल्यू डिपेंड्स करता है प्रोसेस पर। ये जो मोलार हीट कैपेसिटी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहां लिख रहा हूं, मोलार हीट कैपेसिटी of any gas depends on the process। अगेन प्रोसेस क्या है ये भी हम लोग को समझना है, का हम लोग आएंगे। देखो कुछ टर्म इंटरकनेक्टेड हैं, धीरे धीरे हम लोग चीजों को सिंपल करेंगे। तो मोलार हीट कैपेसिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी है। और आप लोग ने अगर थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स वाले से पढ़ा है, कुछ प्रोसेसेस अगर आपको याद हो
कि आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकते हैं और हर प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी हमको पता हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए ये जो फॉर्मूला है एनसी डेल्टा थीटा है तो डेल्टा क्यू को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अगर एक ऐसे सिचुएशन में हमको हीट कैलकुलेट करना हो जिसमें हमको सी ही नहीं पता कि उस प्रोसेस के लिए सी है क्या, मान लेते हैं हमको कोई एक नया प्रोसेस दे दिया और उसमें तुमको नंबर ऑफ मोल्स भी पता है, चेंज इन टेम्परेचर भी पता है, लेकिन तुमको सी नहीं पता और तुमको निकालने बोला गया डेल्टा क्यू। अब तुम इस फॉर्मूला को जानते हो, यूज भी कर सकते हो, लेकिन जब तुमको सी ही नहीं पता कि उस प्रोसेस के लिए सी क्या है तो कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। या तो पहले उस प्रोसेस का सी निकालिए तब इसको यूज कीजिए, नहीं तो कोई दूसरा तरीका हो। कुछ प्रोसेसेस के हीट कैपेसिटी जो होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हीट कैपेसिटी होती है। एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो हमको याद करके रखने होते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और अगर प्रोसेस के बारे में पूछा जाए तो ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कभी कभी इसको आइसोमेट्रिक प्रोसेस ही बोलते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम से आपको बात समझ में आ जानी चाहिए और इसका जो नोटेशन है वो होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं सी सबस्क्रिप्ट भी से। ये सी सबस्क्रिप्ट भी और यही मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको आइसोबारिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। और इसके लिए इसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। इन दो प्रोसेस के लिए ये जो हीट कैपेसिटी है ये प्रॉपरली हमको याद रखना पड़ता है। अब ये सीबी और सीपी क्या है मैं भी बता रहा हूं। अलग अलग तरह के गैसेस होते हैं और सबके लिए ये वैल्यू हम लोग देखेंगे, लेकिन ये नोटेशंस हमको समझ में आने चाहिए। सीपी क्या है, सीबी क्या है, बहुत बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं। लेकिन ये सिर्फ दो अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने लिखा है, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग एक एक प्रोसेस पर जब जाएंगे तो और डिटेल बातें करने वाले हैं। कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी अगर तुम लोग ने पढ़ा होगा, पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसके लिए भी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा। तो ये सब सारे प्रोसेस के लिए हम लोग का हीट कैपेसिटी का अलग अलग नोटेशन नहीं होता, दो इन प्रोसेस के लिए हीट कैपेसिटी का नोटेशन थोड़ा अलग होता है, इसको हमको ध्यान से देखना होगा। इसके वैल्यूज भी हम लोग लेंगे। पहले बाकी के दो टर्म्स डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद साइन कन्वेंशन पर भी थोड़ा बात करेंगे। इंटरनल एनर्जी यू, आप सिंपली इसको ऐसा समझ सकते हो, इट इज द काइनेटिक एनर्जी of all gas molecules at any temperature। और ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, याद रखना, इसमें कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म नहीं होता। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इनका जो रैंडम मूवमेंट होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण ये फॉर्मूला, ये इंटरनल एनर्जी होता है। हर गैस का इंटरनल एनर्जी होता है और इंटरनल एनर्जी का एकमात्र फॉर्मूला है जो कि किसी भी प्रोसेस पर उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, और वो है एन सी भी टी। सी भी हमने आपको बताया था क्या है,
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन नंबर ऑफ मोल्स। कैसे आता है, मैं अभी फॉर्मूले को बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं इंट्रो दे रहा हूं। ये सारे जो भी हमने लिखे हैं इन सब के प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ होता है। लेकिन अभी हम बाद में जैसे जैसे चीजें थोड़ी सी उभरने लगेंगी तो मैं हर चीज को प्रूफ करके भी दिखा दूंगा कि देखो ये ऐसा। तो N इज नंबर ऑफ मोल्स और C भी ये हमारा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो हमने पहले ही बता दिया था। और ये T ये टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। देखो यहाँ पर डेल्टा टी हमने यूज नहीं किया, टी यूज किया। क्यों? क्योंकि हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी निकालना चाहते हैं। अब दो अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हमसे पूछा जाए कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो कोई भी जो गैस है उसका सी भी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। हम मोलर हीट कैपेसिटी नहीं बोल रहे हैं, मोलर हीट कैपेसिटी तो प्रोसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये एक फिक्स्ड है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए तो एक ही हीट कैपेसिटी होगा, तो वो फिक्स्ड वैल्यू है। तो तुम T1 टेम्परेचर पर अगर निकालना चाहो तो U1 करके NCV T1 कर सकते हो, T2 टेम्परेचर पर निकालना चाहो NCV T2 कर सकते हो। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको इलेबोरेट करूँ, किसी भी T1 टेम्परेचर पर जो इंटरनल एनर्जी है उसको लिखा जा सकता है NCV T1, किसी भी T2 टेम्परेचर पर U2 लिखा जा सकता है NCV T2, और कुछ देर के लिए मैंने मान लिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1। क्लियरली हम देख सकते हैं कि U2 ग्रेटर देन U1, तो डेल्टा U और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज U2 माइनस U1, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा NCV T2 माइनस T1, और ये हमारा होता है NCV डेल्टा T। इंटरेस्टिंगली इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये दोनों ही चीजें प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती। Change in internal energy delta U, it doesn't depend on the process, does not depend on process। मान लो कोई एक स्टेट है, अब अगेन स्टेट क्या है, तो गैस अगर कहीं भी, हमारा जो सिस्टम है उसका एक प्रेशर होगा, उसका एक वॉल्यूम होगा, उसका एक टेम्परेचर होगा। एक तरीके से इसको हम कोऑर्डिनेट की तरह देख सकते हैं। बोलने का मतलब है, काइनेमेटिक्स हमने पढ़ा है कि बॉडी का एक इनिशियल पोजीशन होता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, एक उसका फाइनल पोजीशन होता है। इनिशियल पोजीशन को हम लोग x1 y1 z1, फाइनल पोजीशन को हम लोग x2 y2 z2 इस तरह से करते हैं। उसी तरह से एक सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट अगर बोला जाए तो वो होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो मान लेते हैं कि हमारा कोई गैस है, वो इनिशियली P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक गया। अब ये जाने के हजार तरीके हैं। तुम थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेट से इस बात को समझो, नॉर्मली हम लोग जब इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, लेट से ये हमारा हो गया P, ये हो गया V और ये हो गया टेम्परेचर। तो कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, कहीं भी एक पोजीशन इसका इनिशियल पोजीशन था और कोई यहाँ पर हमारा फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, और यहाँ पर P2, V2 एंड T2। तो अब यहां से यहां जाने के, A से B जाने के देयर आर डिफरेंट वेज। तुम याद करो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की कहानी, बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे चला गया, दैट इज ऑल्सो ए प्रोसेस। डायरेक्ट चला गया, दैट इज ऑल्सो ए प्रोसेस। सर्कल बना के चला गया, ये ऐसे घूम घूम के ऐसा चला गया। तो कहने का मतलब है कि इसको यहां से यहां जाने में इसने जो पाथ लिया उसी को फिजिक्स के टर्म से बोलते हैं प्रोसेस। ए से बी तक जाने के लिए सिस्टम जो है वो अपने इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन में जाने के लिए जो रास्ता उसने चूज किया उसको बोला जाता है प्रोसेस। लेकिन
हमारा जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है ए से बी जाने में, ये प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है, डजंट डिपेंड ऑन प्रोसेस, क्योंकि हम एन सी भी डेल्टा टी डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला दे रहे हैं तो चाहे वो इससे जाए इससे जाए इससे जाए, T1 minus T2 is again, or rather T2 minus T1 is going to be the same. N, that is the number of moles which is constant, Cv that is a constant. तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है और डेल्टा टी हर प्रोसेस के लिए सेम होने वाला है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन, इसका एक टर्म होता है, इसी को बोला जाता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये स्टेट पर डिपेंड करता है। पहले जिस स्टेट में था, बाद में जिस स्टेट में गया, उस दोनों स्टेट पर ही इसका वैल्यू डिसाइड होता है। लेकिन इसके पहले जो हमने डेल्टा क्यू और क्यू के बारे में बात करी थी, ये हमने यहाँ पर लिखा था डिपेंड्स ऑन प्रोसेस। सी, डेल्टा क्यू जो है मोलर हीट कैपेसिटी, और जैसे मोलर हीट कैपेसिटी अगर प्रोसेस पर डिपेंडेंट है तो ऑब्वियस बात है कि डेल्टा क्यू ये भी प्रोसेस डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि सी अगर प्रोसेस डिपेंडेंट है तो ये जो सी है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी, ये सी मोलर हीट कैपेसिटी ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियस बात है कि डेल्टा क्यू इज आल्सो प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये जो टर्म हमने पढ़ा था, ये इसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है कि जिस पाथ से हम जाएंगे वैसे उस पाथ से हमको अलग अलग डेल्टा क्यू का वैल्यू मिलेगा। मान लो ये फर्स्ट पाथ है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस, ये दूसरा पाथ है, सेकंड प्रोसेस, ये तीसरा पाथ है, थर्ड प्रोसेस, फोर्थ, हर पाथ से डेल्टा क्यू का वैल्यू अलग अलग होगा, लेकिन डेल्टा यू सबके लिए सेम होगा, इसमें कहीं कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना हो, हमको सिर्फ यही फॉर्मूला काफी है, हम किसी भी प्रोसेस के लिए निकाल सकते हैं। बस एक चीज हमको केयर करना है कि हमको हमेशा टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल करना है, ज्यादा में से कम को नहीं घटाना। डेल्टा टी इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये टर्म निगेटिव आ जाए, ये हमेशा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, तो हो सकता है कि कभी कभी ये टर्म निगेटिव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। हमारा इंटरनल एनर्जी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर टेम्परेचर घटेगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें टेम्परेचर हमेशा बढ़ता रहे, टेम्परेचर घट भी तो सकता है। इसलिए डेल्टा टी का नेचर डिपेंड करता है कि वो प्रोसेस कहां से कहां गया। फाइनल माइनस इनिशियल हमको जो करना है हम वही करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये हमारा डेल्टा यू विद साइन आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी एक सबसे सिंपल फंक्शन है, सबसे सिंपल कैलकुलेशन है, सबसे सिंपल टर्म है इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में समझने के लिए। इसका फिक्स्ड फॉर्मूला है, कोई प्रोसेस डिपेंडेंसी नहीं है कहीं पर भी। अगर हम ये फॉर्मूला और सीबी में कुछ देर के बाद तुम लोग को बताऊंगा कि जो सीबी है इसका भी वैल्यू फिक्स्ड है। दो तीन तरह के गैसेस होते हैं, हम लोग उसके लिए सीबी का वैल्यू एकदम याद कर लेते हैं, तो इसलिए डेल्टा यू सबको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाता है। बस सारा का सारा जो टेंशन है वो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू के कारण आता है। तो डेल्टा क्यू के बारे में हमने थोड़ी बातें कर ली, इसके बाद फिर से वापस हम लोग डेल्टा क्यू पर आएंगे। डेल्टा यू के बारे में बातें हो गई, अब हम लोग आते हैं डेल्टा डब्ल्यू, वर्क डन। ये वर्क डन क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, इस पर भी थोड़ा बात कर लिया जाए। वर्क डन, ये हम लोग डेल्टा डब्ल्यू या डब्ल्यू जो भी सिंबल यूज करो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ देर के लिए पिस्टन का ही सिर्फ डायग्राम बनाता हूँ। जो पिस्टन हमने स्टार्टिंग में सी, यहाँ पर जो गैस का ये जो पिस्टन बनाया था, सिर्फ इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो कंटेनर कहीं बना ही लो, क्या दिक्कत है। इस तरह से हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर गैस है, तो गैस का जो भी प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस, ये इसके ऊपर एक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। अगर हम इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लें, ये पूरा सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ऐसा कोई पिस्टन का ये नहीं साइड व्यू है इसलिए तुमको लग रहा होगा कि लाइन है। एक्चुअली ये पिस्टन देखने में कुछ ऐसा हो सकता है, इस तरह से।
ये ऐसा हमारा पिस्टन। तो हमने ये थोड़ा 3D व्यू हो गया, ये 2D व्यू है, बिल्कुल थोड़ा सा देखने में समझ आता है ये। तो ये गैस जो है इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग पी गैस बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या इस पिस्टन को हम लोग पुश कर रहे हैं, हम लोग किसी चीज से इसको दबा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीईएक्सटी। पीईएक्सटी का मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि हमने एयर को हटा दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो पी एक्सटर्नल जीरो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जस्ट सेकेंड बच्चे, तो मैं क्या कर रहा था, ये जो गैस है ये एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा इफ यू सी। तो एक एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्स टी इंटू एरिया और पी गैस इंटू एरिया। और अगर इक्विलिब्रियम है, पी गैस है और ये पी ई एक्स टी है। तो अगर फोर्स की बात करें तो ऊपर से जो फोर्स लग रहा है पी ई एक्स टी इंटू एरिया ऑफ द पिस्टन, नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो पी गैस इंटू एरिया। अगर इस पिस्टन का कुछ वेट होगा वो भी लिख लेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मान लो स्लाइटली इसको हम मूव करते हैं, ये जो पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ मूव किया, लेट्स अज्यूम दिस, ये स्लाइटली ऊपर मूव किया, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की तरह जाएगा dx। तो डेफिनेटली अगर हम पूछें कि गैस ने जो वर्क किया ये पॉजिटिव वर्क है या निगेटिव, तो तुम कहोगे कि गैस ने जो फोर्स लगा रहा था और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। हमारा जो वर्क डन, इफ यू रिमेंबर मैकेनिक्स में हमने जो वर्क डन पढ़ा है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, और अगर इंटीग्रल दिस इज आवर वर्क डन, मैकेनिक्स हमने यही पढ़ा है। तो हमारा जो गैस जिस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में हो जाए तो डेफिनेटली वर्क डन पॉजिटिव ही होगा। और वर्क डन होगा कितना, तो गैस ने कितना फोर्स लगाया, हम लोग वर्क डन बाई गैस निकालना चाहते हैं। तो गैस वर्क डन बाई गैस पी गैस इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड, दैट इज पी गैस इंटू ए, दैट इज द फोर्स, ये हमारा फोर्स है जो गैस ने अप्लाई किया। और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, यू कैन सिंपली राइट पी गैस इंटू एरिया डॉट डी एक्स। और चूंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, जो भी लिखी दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि ये दोनों अगर इक्विलिब्रियम में थे तो पी एक्सटर्नल और पी गैस ये दोनों सेम थे। इफ यू सी पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल, पूरा टाइम ये जो पिस्टन है वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ऐसे नहीं एकदम झटके से ऊपर चला गया, झटके से नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता। हम लोग फिर उस केस को हम लोग नॉर्मल प्रोसेस की तरह नहीं देखेंगे। हमारा जो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक मतलब वेरी स्लोली। क्वासी स्टैटिक वर्ड अब आ गया है तो थोड़ा सा समझ लो कि क्वासी स्टैटिक का क्या मतलब होता है। एक टर्म बार बार हम लोग यूज करते हैं, क्वासी स्टैटिक। और जितने भी प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं वो जनरली क्वासी स्टैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं।
क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का मतलब ऐसा समझो, मतलब उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो यहां पर एक पिस्टन और अंदर में गैस पड़ी है, ये गैस है, और इसके ऊपर बहुत सारा सैंड, ऐसा पाइल अप किया हुआ है सैंड, और एक बंदा बैठ के एक एक सैंड बाहर फेंक रहा है, एक एक दाना। बहुत सारा सैंड पड़ा हुआ है इसके ऊपर, और एक एक दाना इसको फेंके जा रहा है। अब तुम बताओ कि जब इस तरह का सिचुएशन होगा, तो डेफिनेटली जब ये पूरा का पूरा सैंड खाली हो जाएगा तो ये गैस का जो पिस्टन है ये ऊपर तो चला जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा है। अगर हम इस पर से धीरे धीरे सैंड को पूरा खाली कर दें तो ये गैस थोड़ा ऊपर एक्सपैंड हो जाएगा ना। पहले जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था, प्रेशर कम हुआ तो गैस एक्सपैंड कर जाएगा थोड़ा। लेकिन क्या इस प्रोसेस को हम होते हुए देख सकते हैं, रियलाइज कर पाएंगे? दिस इज समथिंग लाइक हमारा हाइट जो डेली बढ़ता है, लेकिन हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हम लोग बड़े हो रहे हैं। हमारा हेयर ग्रोथ, ऐसा लगेगा कि कुछ दिन हो जाएगा तो डेफिनेटली वो हेयर ग्रोथ दिखता है, बड़ा हो गया बाल एंड ऑल। लेकिन डेली अगर हम देखें कि हमारा बाल कितना बढ़ गया तो वो बहुत नेग्लेजिबल है। मतलब ऑल द टाइम हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रीच किया हुआ है, इट्स नॉट मूविंग लाइक दिस। इस तरह का कोई भी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्वासीस्टैटिक, वेरी स्लोली। और रिवर्सिबल का क्या मतलब होता है कि जैसे हमने इससे सैंड पार्टिकल हटाए, अगर हम वापस डालना शुरू कर दें तो ये वापस अपने उसी तरीके से जैसा ये आया था बिल्कुल उसी तरीके से अपने पुराने कंडीशन में चला जाए। तो ये हो जाता है क्वासी स्टैटिक, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक मतलब एक तरीके से बिल्कुल थका हारा रुका हुआ सा प्रोसेस जो स्लोली एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा रीच करता रहेगा। तो प्रेशर ऑफ गैस हमेशा पी एक्सटर्नल के बराबर होगा। इसलिए कभी कभी ये जो टर्म हमारा वर्क डन का आया है, इस वर्क डन को हम लोग पी एक्सटर्नल इंटू ए डी एक्स इंटीग्रल ऐसा लिखते हैं। अब ए डी एक्स एक्चुअली है क्या? अगर तुम देखोगे तो ये जो पिस्टन हमने बनाया था और ये जो वॉल्यूम एक्चुअली बनेगा, मतलब यहां से अगर ये पिस्टन थोड़ा ऊपर जाता है, यहां आ जाता है, सोचो, तो dx ये लेंथ है और a ये इसका एरिया, ये वाला एरिया है। सो a इंटू डी एक्स अगर देखोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वॉल्यूम, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो a dx को हम लोग लिख सकते हैं dv। तो ये जो फॉर्मूला हमारा फाइनली बन रहा है w इज इक्वल टू p एक्सटर्नल इंटू dv इंटीग्रल, जिसको बार बार शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो हम लोग लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी इंटीग्रल। लेकिन याद रखना अगर मोर प्रिसाइजली पूछा जाए तो ये पी एक्सटर्नल डीवी इंटीग्रल होता है। इसके एक दो चीजें, मतलब एक दो बाद में हमारे कंडीशंस आएंगे, फ्री एक्सपेंशन वगैरह, वहां पर ये फॉर्मूला आपका अच्छे से समझ आएगा कि पी एक्सटर्नल क्यों लेना होता है। अदरवाइज पी डीवी अगर बोलते हो कि वर्क डन by gas is PDV integral, you can easily get the result. तो जब भी किसी गैस के कारण हमको अगर वर्क डन निकालना हो तो हमको बेसिकली यही इंटीग्रल निकालना होता है। और इसके लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा, कुछ फाइनल वॉल्यूम होगा, इसको भी इनिशियल से भी फाइनल कर देंगे। तो whenever we want to find work done, this is the direct process, direct method to find work done by the gas, that is pdv integral v1 to v2, and it also depends on path। ये जो इसका ये जो वर्क डन है ये भी पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है, इट इज ऑल्सो अ पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी।
ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। पाथ डिपेंडेंट का मतलब प्रोसेस डिपेंडेंट। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं यहाँ पर प्रोसेस डिपेंडेंट कर देता हूँ, प्रोसेस डिपेंडेंट। इसलिए इसको पाथ फंक्शन ही बोल सकते हैं, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग अलग होगा। हो सकता है किसी प्रोसेस में डीवी मतलब वॉल्यूम ही चेंज ना करे, ऐसा प्रोसेस हमको पता है। आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें तो डीवी ही जीरो होता है, तो तुम क्लियरली बोल सकते हो कि कोई भी अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो उसमें तो वर्क डन ही नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन के लिए डीवी चाहिए और डीवी तो जीरो हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, प्रोसेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक क्या होती है, ये सब चीजें हमारे थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक आइडियाज हैं। अब आज हमने जो भी कुछ बताया है इसमें कहीं कोई न्यूमेरिकल का बात अभी नहीं आया है, नहीं कोई फॉर्मूले का बात आया है। एक फॉर्मूला हमने ढंग से जो दिया है वो आपका एनसीवी डेल्टा टी या एनसीवी टी दिया है, वो भी सीवी क्या है अभी जस्ट इंफॉर्मेशन ही बताई है, कोई वैल्यू उसके लिए भी दिया नहीं है। तो ये पहला जो लेक्चर था, एक तो कल तुम लोग का टेस्ट वगैरह भी है इसलिए भी हमने ज्यादा इसको एलाबोरेट नहीं किया, और दूसरा कि हम जिस तरीके से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं और जैसे बाकी हमने देखा है लोगों को पढ़ाते हुए, ये थोड़ा अलग है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक्स जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आज हमने जितना कुछ सिखाया है सिर्फ उतना ही आप अभी ध्यान में रखिए कि ये टर्म होता है, ये इसका ये फॉर्मूला होता है। बाकी हर चीज को हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या यूज है, क्यों आता है, और उससे हम कैसे डेल्टा क्यू या डेल्टा यू या डेल्टा डब्ल्यू को निकाल सकते हैं, इनका आपस में कोरिलेशन, और भी बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग अभी यही तक रखेंगे, इससे ज्यादा आज बात नहीं होगी। हाँ बोलिए। सर आप एक बार क्वासीस्टैटिक प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे? क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ये वेरी वेरी स्लो, वेरी स्लो, इसका मतलब यही होता है ना कि पिस्टन यहां से यहां आएगा जरूर। इसके ऊपर हमने सैंड रखा है, तो सैंड जैसे जैसे ये बंदा सैंड हटाएगा एक एक दाना एक एक दाना एक एक दाना, तो इस पिस्टन का एक तरीके से वेट कम होगा और गैस एक्सपैंड करेगी। लेकिन अगर एक एक दाना हटाएगा ना तो इसको यहां से यहां आते हम नहीं देख पाएंगे, मतलब हमको रियलाइज नहीं होगा कि कब ये यहां से आया, पूरे टाइम ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल रेस्ट में ही है। हमने एग्जाम्पल इसका एक दो दिया था, जैसे हमारी हाइट, हमारी हाइट हर दिन बढ़ती है लेकिन हम उसको डेली देख नहीं पाएंगे, डेली लगेगा कि हमें कांस्टेंट हाइट पर ही है और धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ जाती है। दैट इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। नाखून का बढ़ना, हेयर का बढ़ना, ये सब वेरी स्लो प्रोसेस है, वी कांट सी द ग्रोथ, लेकिन वो होता है। तो कोई भी जैसे मान लो गैस एक्सपैंड कर रही है, गैस कंप्रेस हो रही है, तो ये जितने भी प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, आइसोबारिक आइसोथर्मल, ये सारे प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं, वेरी स्लो प्रोसेस होते हैं। मतलब अगर हमको गैस को कंप्रेस करना है तो हमने झट से इसको कंप्रेस कर दिया, ऐसा बात नहीं है, वेरी स्लोली। अगर गैस को हम लोग को एक्सपैंड करना है तो हमने झट से एक्सपैंड कर दिया, ऐसा नहीं, स्लोली। क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हम डिफाइन करते हैं वो सब इसी तरह के प्रोसेस के लिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा अगर तुम लॉजिकली सोचो कि अगर ये स्लोली मूव ना करे तो फोर्स में वेरिएशन आ जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स और गैस के कारण जो फोर्स है वो दोनों सेम नहीं रहेंगे, पिस्टन में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, फिर जो वर्क डन होगा उसका टर्म कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो हम लोग पूरे टाइम ये इक्विलिब्रियम में है तब जाके ये चीज हम लिख पा रहे हैं। अगर वो इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया, एक सेकंड के लिए भी अगर इक्विलिब्रियम नहीं रीच किया, तो ये बातें लिखनी इतनी आसान नहीं होंगी। तो जितने भी प्रोसेस होते हैं हमारे लेवल पर वो सब क्वासी स्टैटिक होते हैं। हाँ आद्या, आपका कुछ क्वेश्चन था?
नहीं सर, वो क्वेश्चन ही था, वो बस वही बोलना था कि कल थोड़ा बोलने में मेरे से मिस्टेक हो गया। वेंसडे को पीटी है और संडे को टर्म टेस्ट है, तो ठीक है। इसलिए। नहीं तो ठीक है, आप लोग का पीटी किस टॉपिक पर है? सर केटीजी, ऑसिलेशंस और वेव्स। हाँ, मतलब पूरा खत्म ही हो गया एक तरीके से। चलो ठीक है, कोई नहीं। थर्मो हम लोग करेंगे, अच्छे से करेंगे थर्मो। थर्मो एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और थोड़ा टाइम लगेगा लगेगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं। आप लोग जो भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करने कर लीजिए, है ना। कल आपका ऑफ रहेगा। किसी को अगर डाउट वगैरह पूछना हो तो मैसेज कर देना, कोई इश्यू नहीं है। और फिर परसों जैसे नॉर्मल क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। थैंक यू।